भारत की राजनीति और कारोबार की सबसे दिलचस्प दास्तान अब दो परछाइयों के बीच बटी हुई है। एक परछाई इतनी विशाल कि उसका नाम लेते ही सत्ता के समीकरण कांप उठते हैं और दूसरी परछाई इतनी कमजोर कि हर बार एजेंसियों का वार उसी पर होता है। लेकिन अब यही कमजोर परछाई राख से उठकर मजबूती की ओर बढ़ रही है। कांग्रेस को इस वापसी में एक नया हथियार दिखता है, क्योंकि वही शख्स कभी राफेल सौदे की बहस में उनके आरोपों का चेहरा बना था और अब जब सीबीआई और ईडी की कार्रवाइयों के बीच वह मीडिया के सामने आकर कहता है कि उसे सेलेक्टिवली सिंगल्ड आउट किया जा रहा है, तो यह बयान खुद कांग्रेस की दलीलों को नई धार देता है। एक तरफ ग्लैमर और अकड़ से भरी दुनिया का चेहरा चमक रहा है, दूसरी तरफ कैमरों के सामने थका हुआ चेहरा अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश करता है। यही विरोधाभास अब उस बड़े खेल का हिस्सा बन गया है जिसमें सत्ता, कारोबार और राजनीति की लकीरें आपस में उलझ रही हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय शुक्ल। अंबानी भाइयों की कहानी भारतीय कारोबारी और राजनीतिक इतिहास की सबसे दिलचस्प कहानियों में से एक है, या यूँ कहें गाथाओं में से एक है। धीरू भाई अंबानी ने जो बीज बोया था, उससे भारत का सबसे बड़ा उद्योग समूह खड़ा हुआ। उनके निधन के बाद 2005 में साम्राज्य का बंटवारा हुआ और मुकेश व अनिल ने अपने अपने हिस्से में कारोबार संभाला। उस समय लोगों को लगा कि वह भारत की नई औद्योगिक क्रांति की दो धाराएं होंगी। मुकेश को पेट्रोकेमिकल्स, ऑयल गैस, रिफाइनिंग और रिटेल मिला, जबकि अनिल को टेलीकॉम, पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर और मनोरंजन। शुरुआत में अनिल अंबानी का साम्राज्य बेहद तेजी से बढ़ा। रिलायंस कम्युनिकेशन देश की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी बन गई। डीटीएच, ब्रॉडबैंड, पावर प्रोजेक्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर में उनका हाथ बढ़ने लगा। अनिल अंबानी को कॉरपोरेट दुनिया का चमकता सितारा कहा जाने लगा, लेकिन टेलीकॉम सेक्टर में 2G घोटाले की आहट ने उनकी छवि को धक्का दिया। हालांकि अदालतों ने उन्हें सीधे कटघरे में नहीं खड़ा किया, लेकिन निवेशकों के मन में संशय पैदा हो गया। 2016 वह साल था जब पूरा सिस्टम बदल गया। जियो ने धमाकेदार एंट्री की और भारत में कॉल और डेटा लगभग मुफ्त कर दिए। इस रणनीति ने पूरी टेलीकॉम इंडस्ट्री का नक्शा बदल दिया। एयरसेल, टेलीनॉर, एमटीएस जैसी कंपनियां ढह गई और अनिल अंबानी की रिलायंस कम्युनिकेशंस भी इसके सामने नहीं टिक पाई। पहले से कर्ज में डूबी आरकॉम अचानक ध्वस्त हो गई। यह वह क्षण था जब यह धारणा पुख्ता हो गई कि जियो ही अनिल अंबानी का सबसे बड़ा कारोबारी दुश्मन है। 2017 से 2019 तक का समय अनिल अंबानी के लिए भयावह साबित हुआ। कंपनी पर कर्ज का बोझ बढ़ता गया। एरिक्सन केस में जब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जेल भेजने की चेतावनी दी, तो देश ने देखा कि कैसे बड़े भाई मुकेश अंबानी ने रकम चुकाकर उन्हें बचाया। इस मदद से वे जेल जाने से तो बच गए, लेकिन यह घटना उनकी स्वतंत्र कारोबारी पहचान पर अस्थायी दाग छोड़ गई। अब वे हमेशा एहसान तले दबे छोटे भाई के तौर पर देखे जाने लगे। कॉरपोरेट राजनीति में यह एक लीवरेज की तरह इस्तेमाल किया जाने लगा। 2020 से 2023 तक अनिल अंबानी की कंपनियां एआरसी और एनसीएलटी प्रक्रियाओं के जरिए अपने कर्ज से छुटकारा पाने लगी। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने बड़ी रकम चुकाने के बजाय मामूली भुगतान कर बैंकों के साथ सेटलमेंट किया और बैंकों को हेयर कट लेना पड़ा। आलोचकों ने कहा कि यह बड़े उद्योगपतियों का वही खेल है जिसमें आम निवेशक और बैंक घाटे में रहते हैं। हालांकि यह सब कानूनी ढांचे के भीतर हुआ, लेकिन इससे उनकी छवि कर्ज से भागने वाले उद्योगपति की बन गई। इसी दौरान अनिल अंबानी ने नए क्षेत्र तलाशने शुरू किए। 2024 और 2025 में उन्होंने रक्षा और एरोस्पेस पर फोकस किया। दसॉल्ट एविएशन के साथ फाल्कॉन 2000 बिजनेस जेट बनाने की योजना घोषित की गई। नागपुर में असेंबली लाइन लगाने का ऐलान हुआ और 2028 तक भारत में डिलीवरी शुरू करने की बात सामने आई। यह खबर बाजार के लिए बड़ा संकेत थी। उनके शेयरों में उछाल आया और निवेशकों ने माना कि शायद अनिल अंबानी वापसी कर रहे हैं।
लेकिन इसी समय अगस्त 2025 में सीबीआई और ईडी का शिकंजा कस गया। एसबीआई की शिकायत पर 2,929 करोड़ के बैंक फ्रॉड का केस दर्ज हुआ और ईडी ने 17,000 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग और फर्जी गारंटी मामले में जांच शुरू की। 35 से अधिक ठिकानों पर रेड हुई और पूरे मीडिया में फिर वही तस्वीर गूंजी, अनिल अंबानी एक बार फिर आरोपों के घेरों में है। यहीं पर यह सवाल उठता है कि क्या यह सब केवल कानूनी प्रक्रिया है या इसके पीछे कारोबारी और राजनीतिक लॉबी की भूमिका है। भारत में रक्षा सौदों से लेकर बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स तक हर जगह कॉरपोरेट लॉबी की लड़ाई होती है। टाटा, अदानी, महिंद्रा जैसे समूह डिफेंस डील्स में सक्रिय हैं और अनिल अंबानी का लौटना इन समीकरणों को बिगाड़ सकता है। रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में मुकेश अंबानी खुद अरबों डॉलर निवेश कर चुके हैं। अगर अनिल यहां अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों के साथ उतरते हैं तो यह परोक्ष रूप से भाई के साम्राज्य को चुनौती देना होगा। एक और पहलू है, भारत में कई राज्यों में सत्ता परिवर्तन के समय बड़े कारोबारी समूहों का हाथ थामने की परंपरा रही है। गुजरात से लेकर महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश तक हर सरकार बड़े उद्योगपतियों के साथ समीकरण बनाकर चलती है। सवाल यह है कि क्या हाल में कुछ सत्ता समीकरणों में एक और अंबानी यानी अनिल अंबानी का हाथ थाम लिया गया है? इस पर ठोस प्रमाण तो सामने नहीं दिख रहे हैं, लेकिन घटनाओं का क्रम बहुत कुछ कहता है। जैसे नागपुर में दसाल्ट के साथ प्रोजेक्ट की घोषणा और उसके तुरंत बाद जांच एजेंसियों की सक्रियता, यह संकेत देती है कि कहीं न कहीं लॉबी की खींचतान तेज है। कुछ राजनीतिक पर्यवेक्षक यह भी मानते हैं कि जिस तरह मुकेश अंबानी का प्रभाव राष्ट्रीय राजनीति में लगातार बढ़ता गया है, उसी तरह अनिल अंबानी की लॉबी भी अब दोबारा संगठित होने की कोशिश कर रही है। रक्षा और एरोस्पेस जैसे क्षेत्र सरकार के नीचे संरक्षण और नीतिगत फैसलों पर निर्भर करते हैं। अगर अनिल को यहाँ नए प्रोजेक्ट मिलते हैं तो इसका मतलब होगा कि वे किसी न किसी राजनीतिक गठजोड़ के साथ फिर से खड़े हो रहे हैं। यह बात स्वाभाविक रूप से दूसरी लॉबी को असहज करेगी। कुल मिलाकर अंबानी ब्रदर्स की कहानी सिर्फ पारिवारिक रिश्तों की नहीं, बल्कि भारतीय पूंजीवाद और राजनीति की गहरी परतों की भी है। टेलीकॉम में जियो ने आरकॉम को खत्म कर दिया, कर्ज संकट में मुकेश ने भाई को बचाकर एहसान का दबाव बना दिया, एआरसी और एनसीएलटी ने अनिल को अस्थायी राहत दी, दसाल्ट ने उन्हें वापसी का मंच दिया और उसी समय जांच एजेंसियों का शिकंजा कस गया। अब जबकि देश की राजनीति और राज्यों की सत्ता समीकरणों में लॉबी की भूमिका निर्णायक है, सवाल यह उठ रहा है कि क्या अनिल अंबानी की लॉबी दोबारा उभर रही है और क्या यही वजह है कि उन पर कार्रवाई तेज हो रही है। यह तय है कि आने वाले वर्षों में भारतीय कॉरपोरेट राजनीति में यह टकराव और गहराएगा। मुकेश अंबानी का साम्राज्य पहले से मजबूत है, लेकिन अनिल अंबानी की संभावित वापसी किसी न किसी समीकरण को हिला सकती है। सवाल अब सिर्फ इतना नहीं कि अनिल का क्या होगा, बल्कि यह भी है कि भारतीय पूंजीवाद की धारा किस दिशा में जाएगी और कौन सी लॉबी आखिरकार ज़्यादा मजबूत होकर उभरेगी। इस पूरे खेल में नीता अंबानी का ग्लैमरस एंगल क्या अनिल अंबानी के ग्लैमरस एंगल को दोबारा ना बन पाने के लिए या खड़े होने के लिए भी एक सवाल है। यह सवाल हम आप पर छोड़ रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।